हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी सिराज। इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने शेड्यूल नंबर 5 कंप्लीट किया था। आज है शेड्यूल नंबर 6। ये भी छोटा सा शेड्यूल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब तक तुम्हारे शेड्यूल नंबर 2, 3, 4, 5 एंड आज की क्लास में 6 और 2 शेड्यूल बच गया और आपका ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा इस लेसन का। ये थियरी पार्ट है, इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, थियरी नहीं होगा। मतलब जितना भी थियरी है सब इस लेसन में मैंने कवर करवा दिया है। अब इसके बाद मतलब ये ख़त्म हो जाने के बाद सारे लेक्चर्स प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल के अंदर सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे एंड देन टोटल इनकम का सम स्टार्ट किया जाएगा। शेड्यूल 4 आ जाते हैं शेड्यूल नंबर 6 पे। इनकम ऑफ फंड और नॉन रेसिडेंट इन IFSC। अब ये क्या है जरा समझते हैं। स्पेसिफाइड फंड यानी कि IFSC फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। IFSC इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई बाहर के कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो और उससे कुछ कमा रहे हो, फंड इन्वेस्टमेंट ही होता है, ठीक है। यहाँ पे उसने बोला है कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर अंडर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 टाइप का है तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। कब? कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में भी कंसीडर हो सकता है। मतलब अगर जैसे हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर मैं इंडिया में हूँ बट जो कमा रहे हैं वो हम डॉलर्स में कमा रहे हैं। अब डॉलर्स में कमा रहे हैं मतलब फॉरेन करेंसी में डील हो रहा है। जब फॉरेन करेंसी में डील हो रहा है तो उसने बोला है कि कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में कंसीडर। अभी ये फंड इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बट कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन कंट्री में डॉलर्स में, तो उसने बोला जो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में उन्हें आप सिर्फ कंसीडर करते हो और किसी को भी कंसीडर नहीं करोगे। यूनिट नॉन रेसिडेंट या OBU ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, याद रहेगा हमने इसके पहले OBU किया हुआ है। स्पेशल इकोनॉमी जोन में समंदर के पास बैंक में अकाउंट खोला, उस पर ब्याज मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट होता है, पढ़ाया था। तो ये भी वही है। तो उसने बोला अगर आप शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे फॉरेन करेंसी में रेट कन्वर्ट होते रहता है, क्योंकि शेयर्स है, हर दिन रेट बदल रहा है, तो उसमें अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उससे कोई इनकम आ रहा है तो वो एग्जाम्प्ट होगा आपके लिए। पॉइंट समझा क्या बोलना चाह रहा हूँ? नेक्स्ट है इनकम रूल के अकॉर्डिंग कंप्यूट होगा। मतलब जो भी इनकम है, जो रूल्स चल रहा है उसके हिसाब से ही कंप्यूट होगा एंड देन डिसाइड होगा कि इसके ऊपर आपको एग्जम्पशन मिलेगा या टैक्सेबल होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। स्पेसिफिक फंड IFSC का। इसके अंदर सेकेंड पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज जब भी बात कर रहा हूं तो मतलब शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी के अलावा कोई दूसरे कंपनी में आपने पैसा लगाया है और उसे आप ट्रांसफर कर रहे हो, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स को ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको एग्जाम्पशन कब मिलता है? सेम कंडीशन एज पॉइंट 1 ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमने पॉइंट पढ़ा था, सेम इधर भी वही है कि अगर आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते हो तो कन्वर्टेबल एक्सचेंज रेट को कंसीडर किया जाएगा। मतलब जो यहाँ पे पॉइंट है वही सेम पॉइंट इनके लिए भी है, लेकिन इंडियन कंपनी नहीं होना चाहिए। फॉरेन कंपनी में अगर पैसा इन्वेस्ट, ये भी फंड इन्वेस्ट ही किया ना मैंने, इन्वेस्ट किया तो उसने बोला कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज को कंसीडर करते हैं। यूनिट नॉन रेसिडेंट या OBU का होना चाहिए एंड सिंपल रूल जो इनकम कैलकुलेट करते हैं वो सिंपल रूल जो उसके लिए वही सेम रूल इसके लिए भी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज इशूड बाय नॉन रेसिडेंट। व्हाट इज नॉन रेसिडेंट? जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है बट इंडिया में रहता है, ठीक है। इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज मतलब शेयर से कोई इनकम कमा रहा है, तो उसने बोला है एग्जाम तभी मिलेगा अगर इनकम इंडिया में अराइज नहीं होता है।
एग्जाम्शन कब मिलेगा? जब इनकम इंडिया में अराइज नहीं हो, मतलब इनकम इंडिया में जनरेट नहीं होना चाहिए। अब इनकम इंडिया में कब जनरेट नहीं होगा? जब वो इंडियन इनकम नहीं है। जब वो फॉरेन इनकम है तो फॉरेन में ही जनरेट होगा। जैसे शेयर्स फॉरेन कंपनी का तो फॉरेन में ही जनरेट होगा, इंडिया में जनरेट होगा क्या? नहीं। इसलिए इंडिया में उसके ऊपर क्या है? एग्जाम्शन है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट है, नॉन रेसिडेंट का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं होना चाहिए। मतलब क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपका कोई आधार कार्ड पैन कार्ड भी नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है मतलब आप रेसिडेंट हो तभी तो आपको ये मिल रहा है, तो ये भी होना नहीं चाहिए, तो ये आपको एग्जाम्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एंड प्लस कंडीशन ऑफ पॉइंट 1, जो ऊपर कंडीशन है वो पॉइंट इधर भी कंसीडर होगा। इन शॉर्ट सिंपल भाषा है, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जो कन्वर्टेबल रेट का इनकम जनरेट होगा वो टैक्सेबल नहीं है, ये याद रखना है आपको। पॉइंट क्लियर हो गया? कोई फॉरेन इनकम है टैक्सेबल नहीं होगा। इसका है नेक्स्ट पार्ट, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट बिजनेस इनकम। सेम कंडीशन कौन सा? जो इधर आपने पढ़ा है, दोनों सेम कंडीशन है। क्लियर हुआ? ये था आपका पार्ट 1। अब पार्ट 2 पे आता हूं, नॉन रेसिडेंट इन आईएफएससी। दो चीज था, इनकम ऑफ फंड और नॉन रेसिडेंट इन आईएफसी। पहला जो मैंने पढ़ा है वो इनकम फ्रॉम फंड के बारे में पढ़ा है, अब पार्ट 2 के अंदर पढ़ रहा हूं मैं नॉन रेसिडेंट के बारे में। ट्रांसफर ऑफ ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव्स मतलब शेयर्स डिबेंचर्स के ऊपर जो पैसा मिलता है उसके बारे में बात चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट इन आईएफएससी यूनिट ओबीयू या एफपीआई के साथ हो, मतलब हमने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हम एनआरआई है, हमने एनआरआई होके नॉन रेसिडेंट होके बाहर के कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब जब इन्वेस्टमेंट किया है तो उधर कंडीशन है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आईएफएससी यूनिट के साथ या ओबीयू के साथ या एफपीआई के साथ होना जरूरी है। एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, ऑनलाइन शेयर्स में जो ट्रेड करते हैं वो इंडियन कंपनी के अलावा नहीं, फॉरेन कंपनी में इंडिया में रह के इन्वेस्ट। शेयर्स का डीलिंग तो पता है ना? कितने लोग को नहीं पता है? शेयर्स में ट्रेडिंग करना कितने लोग करते हैं इसमें से कोई? बट सुना तो रहेगा कि भाई शेयर्स में पैसा लगाएंगे पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो वो इंडियन में करते हो। अभी इससे बोला है क्या? फॉरेन कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आप एनआरआई हो, नॉन रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट मतलब इंडिया के नहीं हो, आप इंडिया में आ रहे हो, इंडियन कंपनी में नहीं अलग कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग वाया आईएफएससी है तो इट इज नॉन टैक्सेबल, बस ये याद रखना। नेक्स्ट है रॉयल्टीज और इंटरेस्ट, ब्रैकेट में दिया है एयरक्राफ्ट और शिप लीज पे। मतलब उसने बोला है रॉयल्टीज मिल रहा है या ब्याज मिल रहा है किस चीज के ऊपर? एयरक्राफ्ट या शिप को भाड़े पे देने से। इफ आईएफएससी यूनिट से पेमेंट हो तो ही। इतना अगर आप शेड्यूल याद करोगे तो शेड्यूल नंबर 6 सिंपल किस पे डील कर रहा है? फॉरेन में, वो भी आईएफएससी यूनिट के ऊपर। आईएफएससी यूनिट इज शेड्यूल नंबर 6, सिंपल लैंग्वेज यही है। यूनिट ने ऑपरेशन 31 मार्च 2030 से पहले स्टार्ट किया हो। एविएशन, शिपिंग, लीजिंग को प्रमोट करने के लिए बेनिफिट होगा। मतलब उसने सिंपल बोला है कि अगर आप कोई एयरक्राफ्ट या शिप भाड़े पे दे रहे हो तो वो जो भी आप भाड़े पे दे रहे हो सबसे पहला आपका आईएफएससी यूनिट से पेमेंट ही आना चाहिए। एंड सेकेंडली ये जो ऑपरेशन होगा मतलब जो एक्टिविटी तुमने किया है वो 31 मार्च 2030 से पहले स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद नहीं, क्योंकि ये जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है रॉयल्टीज का, जो इंटरेस्ट का, इनकम का, वो कॉन्ट्रैक्ट 2030 के पहले वाले लोग को मिलेगा, उसके बाद वाले का पता नहीं। क्लियर है? लास्ट पॉइंट इन दिस इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और नोटिफाइड एक्टिविटी इनकम। आईएफएस ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ओबीयू यूनिट अकाउंट में रिसीव हो। सेकेंड, इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हो। सिंपल लैंग्वेज में फॉरेन इनकम रूटेड वाया आईएफएससी इज नॉन टैक्स। अब मैं अगर इसको एक्सप्लेन करने जाऊं तो ये आपका शेड्यूल है जो आपके टेक्स्ट बुक का है शेड्यूल है। मैं शेड्यूल नंबर 6 को सिर्फ ये समझता हूं आईएफएससी होना चाहिए, इनकम फॉरेन का होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए।
फॉरेन इनकम फॉरेन गवर्नमेंट टैक्स लेगा, इंडियन गवर्नमेंट नहीं लेगा, इसलिए इंडिया में ये इनकम नॉन टैक्सेबल है। किसके लिए? एनआरआई के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए, ऑर्डिनरी के लिए नहीं। देखो 3 टाइप के स्टेटस होते हैं, ऑर्डिनरी, रेसिडेंट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी, एनआरआई। एनआरआई के लिए फॉरेन इनकम इंडिया में एग्जम्प्ट होता है। ये इसलिए होता है, ये क्यों होता है उसका रीजन ये है। अगर आपने याद रखा है, मैंने स्कोप ऑफ इनकम पढ़ा है, उसमें मैंने बताया फॉरेन इनकम सिर्फ एक को ही टैक्सेबल है, ऑर्डिनरी को, नॉन ऑर्डिनरी को भी टैक्सेबल नहीं है। लेकिन पार्टली फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी को टैक्सेबल है, बट एनआरआई को है क्या? नहीं। और ये जो आपने अभी पढ़ाई किया वो एनआरआई के लिए किया है, नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए किया है। समझा? ये एनआर लिखा है, नॉन रेसिडेंट लिखा है, उसमें नॉन ऑर्डिनरी और एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन भी कवर होता है। पॉइंट क्लियर हुआ? ये था आपका शेड्यूल नंबर 6। क्लियर है? और 2 शेड्यूल बच गया, उसके बाद आपका ये पार्ट थियरी खत्म हो जाएगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।